समस्या है पूंजीपतियों की गुलामी। आज जो देश के संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा है, उससे भारत की जो आवाम है वो कैसे परेशान है और कैसे हम इस समस्या को मिलकर इसका मुकाबला कर सकते हैं, इसको पहले हम बारीकी से समझेंगे कि आखिर ये पूंजीवाद है क्या। साथियों, पूंजीवाद को समझने के लिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के साथ इसको समझाना चाहूँगा। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ और कई वर्ष मैंने पूंजीवाद और मार्क्सवाद, नाजीवाद, फासीवाद और वामसेप में आकर ब्राह्मणवाद और बहुजनवाद ये मैंने पढ़ा। पूंजीवाद को समझने के लिए आपको जीवन की जो प्रक्रिया है उसको समझना होगा। हम एक व्यक्ति हैं, एक मानव है और मानव होने के नाते हमारे पास एक जीवन है, लेकिन ये जीवन जो है बिना संसाधनों के नहीं चल सकता। आपके पास जो जीवन है वो बिना संसाधनों के नहीं चल सकता। तो जब आप समाज का निर्माण करते हैं, समाज में रहते हैं, तो सवाल उठता है कि आपके पास जो जीवन है, इस जीवन को बचाने के लिए जिन संसाधनों को की आपको आवश्यकता होती है, इन संसाधनों का निर्माण आपके लिए कौन करेगा? कौन करेगा आपके लिए इन संसाधनों का निर्माण? तो जब आपके जीवन को बचाने के लिए संसाधनों का निर्माण कोई व्यक्ति करता है, व्यक्ति फैक्ट्री लगाता है, कंपनी खोलता है और आपके लिए संसाधन बनाता है। जैसे मुझे पानी की आवश्यकता थी, तो ये पानी जो है प्राकृतिक है, पानी संसाधन, लेकिन मेरे सामने इसको फिल्टर करके बोतल में डालकर किसी एक व्यक्ति की कंपनी ने मेरे सामने पेश किया। तो ये जो प्रक्रिया है पूरी, ये जो संसाधन का उत्पादन करने की जो ये प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति के द्वारा जब संसाधनों का उत्पादन किया जाता है तो उसको कहते हैं हम पूंजीवाद। इसको पूंजीवाद कहा जाता है। लेकिन मान लिया जाए कि अगर आपके जीवन को बचाने के लिए आपने एक सरकार का निर्माण किया, आपने शासन व्यवस्था बनाई, आपने राज्य बनाया, आपने प्रशासन को बनाया और आपने कहा कि आज से मेरे लिए उत्पादन करने का काम, मेरी समस्याओं का समाधान ये सरकार करेगी। लोकतंत्र में आपके लिए संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, आपके लिए उत्पादन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी, आपके जीवन की पूरी सुरक्षा आप सरकार को दे देते हैं। तो जब आप सरकार को ये जिम्मेदारी देते हैं कि वो आपके जीवन के लिए संसाधनों का निर्माण करे, उत्पादन करे और उसके बदले में आप उस सरकार को बदले में क्या देते हैं? टैक्स देते हैं। जैसे मेरे घर में किसी नौकर की मुझे ज़रूरत है और मैं उस नौकर को अपने घर में काम के लिए रखता हूँ, बदले में मैं उसे पैसा देता हूँ। ऐसे ही सरकार भी हमारी नौकर है। हम उस सरकार को चुनते हैं और बदले में उसको टैक्स देते हैं। किसकी रक्षा करने के लिए? कि वो हमारे घर की रक्षा करे, हमारे घर का काम करे। मतलब सरकार जो नागरिकों की संपत्ति है, जो देश के जल जंगल जमीन है, उसकी रक्षा करे, तो उसको कहते हैं हम समाजवाद।
एक पूंजीवाद और दूसरा है समाजवाद। बेसिक रूप से मैं इसे समझाना चाहता हूं कि आखिर हम किस विषय पर बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ये विषय कितना जरूरी हो गया हमारे लिए। तो साथियों, पूंजीवाद जहां एक व्यक्ति कंपनी खोलता है अपने प्रॉफिट के लिए, आपके लिए संसाधन बनाता है। समाजवाद जहां आप सरकार को बनाते हो, बदले में उस नौकर को, उस सरकार को आप टैक्स देते हैं, और टैक्स की मनमानी भी वो सरकार आपके ऊपर लगाती है कि भाई नहीं, मैं तुम्हारे लिए इतने टैक्स पे काम करूं। ये दो तरह की पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने के ये दो विचारधारा हैं अभी तक। पूंजीवाद की जो विचारधारा का उद्गम होता है आधुनिक समय में, आधुनिक काल में, उसका जनक एडम स्मिथ को माना जाता है, जिसको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है, एडम स्मिथ। और उसने एक किताब लिखी कि कैसे अमेरिका जो है पूंजीवाद के रास्ते जो है एक विश्व शक्ति, एक सुपर पावर बन सकती है। इस किताब का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का। उसने पूंजीवाद के सहारे कैसे अमेरिका जो है वो अपना डेवलपमेंट कर सकता है, इस विचारधारा को वहां पर रखा। साथियों, अब बात आती है भारत के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, तो भारत के संदर्भ में ये पूंजीवाद, ये समाजवाद कैसे भारत की जनता के लिए भला कर रही है या इनका नुकसान कर रही है, ये यहाँ पर समझेंगे। पूंजीवाद का मतलब समझ गए कि ये पूंजीवाद किसी व्यक्ति का भला करती है, ये सभी लोगों का प्रॉफिट नहीं करती। पहले वाले वक्ताओं ने भी विषय बताया, वो विषय इसी विषय से जो है संबंधित विषय है। इसका मतलब पूरा जो कन्वेंशन है वो पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर रखा गया। तो पूंजीवाद को लेकर हम बात करते हैं, और सबसे पहले हम, क्योंकि हम बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं, तो ये समझते हैं कि भाई बाबा साहब ने इसमें क्या कहा इसको लेकर। तो 13 फरवरी 1938 को मंसाद के अंदर रेलवे स्टेशन के पास बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाया गया। रेलवे जो यूनियन थी, और वहां पर बाबा साहब ने स्पष्ट कर दिया, ये विषय के अंदर जो ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद है, इसको उन्होंने स्पष्ट किया। बाबा साहब ने कहा कि वर्तमान में जो हमारे दो बड़े दुश्मन हैं, एक दुश्मन का नाम है पूंजीवाद और दूसरे दुश्मन का नाम है ब्राह्मणवाद। मतलब आज हम जिस विषय की पर चर्चा कर रहे हैं, इस समस्या को लेकर पूंजीवाद कितना ज़्यादा इस देश के लिए, देश के लोगों के लिए घातक है। हम सोच रहे होंगे कि केवल बाबा साहब ने ब्राह्मणवाद और मनुवाद को लेकर ही बोला होगा, इस विषय पे शायद ना हो। तो बाबा साहब ने कहा कि पहला जो दुश्मन है वो पूंजीवाद है, और जो दूसरा दुश्मन है हमारा वो ब्राह्मणवाद। ये बाबा साहब ने वहां पर स्पष्ट किया। साथियों, जब संविधान का निर्माण होता है, और संविधान के निर्माण होने के बाद हमें पता चलता है कि संविधान सभा में बाबा साहब ने अपने विचारों से किस तरीके से संविधान को बनाने में अपना सहयोग दिया, तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब ने देश की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात की। और अब हम ये देखते हैं कि इस देश के अंदर जब पहला आम चुनाव होता है, तो पहला आम चुनाव के अंदर सरकार जो होती है वो ब्राह्मणवादी पार्टियों के हाथ में शासन और सत्ता आ जाती है। और सत्ता आने के बाद
सरकार के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कंपनी खोलने का लाइसेंस किसको देगी और किसको नहीं देगी। संविधान बनने के बाद आज तक इन ब्राह्मणवादी पार्टियों ने फैक्ट्रियां खोलने की, कंपनियां खोलने की जो लाइसेंस दिए वो ज़्यादातर 99% जो है वो ब्राह्मण बनिए और ठाकुरों को लाइसेंस इन्होंने बांटे। और आपके लिए उस लाइसेंस को, उस कंपनी को खोलने के जो रास्ते हैं वो कठिन कर दिए। जैसे जब मैंने सोचा कि मुझे एक कंपनी खोलनी चाहिए, मैं भी व्यापार करूंगा, मैं नौकर नहीं बनना चाहता, मैं भी मालिक बनना चाहता हूं, तो मैंने सोचा कि मैं एक पब्लिकेशन कंपनी खोलता हूं। तो पब्लिकेशन कंपनी में जब सोचता हूं कि कैसे खोलूं, तो मुझे पता नहीं कि लाइसेंस मुझे कैसे मिलेगा। मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं पता था कि लाइसेंस कैसे मिलेगा पब्लिकेशन खोलने का। मतलब हमारे लोगों को उस प्रक्रिया के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। तो आज़ादी से लेकर, संविधान बनने से लेकर और अब तक 99% जो लाइसेंस है वो ब्राह्मण बनिए और ठाकुरों को दिए गए। इसका मतलब पूंजीवाद के अंदर जो है वो छुपा हुआ ब्राह्मणवाद है, ये कह सकते हैं। मतलब पूंजीवाद को हम जो देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि पूंजीवाद या ब्राह्मणवाद जो है वो पूंजीवाद का ही पर्यायवाची है। भारत में पूंजीवाद पर्यायवाची है ब्राह्मणवाद। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी ताजे जो आंकड़े आए हैं, उस आंकड़े के अनुसार एक देश के 1% लोगों के पास, जो पूंजीपति हैं, उनके पास 53% संसाधन है और 10% लोगों के पास 77% संसाधन है। तो वो जो 10% लोग वो कौन है? और जो 1% लोगों के पास देश की आधी संसाधन है, 1% लोगों के पास देश। ये मैं आंकड़ों के साथ बता रहा हूँ। मैं इंडिया टुडे मैगजीन के संदर्भ से और भी सारे जो इकोनॉमिक्स टाइम्स है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि देश के अंदर जो पूंजीवाद है वो छिपा हुआ ब्राह्मणवाद है, ये हमें समझ लेना चाहिए। मतलब हमारी लड़ाई जो है वो दोनों से ही है, ब्राह्मणवाद से भी और पूंजीवाद से भी। तो अब देश के अंदर पहला आम चुनाव होता है और पहले आम चुनाव के बाद देश के अंदर किस तरीके से देश की प्रॉपर्टी को या सरकारी कंपनियों को कैसे बेचा जाता है, मैं इसके आंकड़े आपको बताना चाहूँगा। आज तक के आंकड़े 1999 तक कांग्रेस ने लगभग 40 कंपनियों को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया। सरकारी कंपनियों 1999 तक 40 कंपनियों को बेचा। इसके बाद 1999 में बीजेपी सरकार सत्ता में आई, बोले कि कांग्रेस जो है पूंजीपतियों की सरकार है और ये देश को बेचने का काम करती है। बीजेपी सरकार बोल रही है, जिसको कांग्रेस को बोल रही है। कांग्रेस ने 40 कंपनियां 1999 तक बेच दी और 1999 में एक साल के लिए बीजेपी सरकार आई सत्ता में गठबंधन के रूप में और उसने भी लगभग एक साल के अंदर 7 से 8 कंपनियों को बेच दिया। आंकड़े बता रहा हूं आपको रिपोर्ट के साथ। फिर दोबारा से सन 2000 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आती है और सन 2014 तक वो सत्ता में बनी रहती। इस दौरान कांग्रेस कंपनियों ने फिर दोबारा से 27 कंपनियों को, सरकारी कंपनियों को भारत के ब्राह्मण बनिए ठाकुर, जो जिन्हें पूंजीपति कह सकते हैं, उनको बेच दिया।
पहले 40 कंपनी बेची, फिर 27 कंपनी बेची। 2014 तक की बात कर रहा हूँ, सन 2000 से सन 2014 तक के बीच। लगभग 2014 तक कांग्रेस पार्टी ने कितनी गवर्नमेंट कंपनियों को बेच दिया? 27 और 40 लगभग 67 कंपनियों को बेच दिया। अब बारी आती है बीजेपी की। बीजेपी शोर मचाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो उसने क्या किया? जनता से कहा रणनीति के तहत सबका साथ, सबका विकास। लेकिन उसने क्या किया? सबका साथ ब्राह्मण बनियों का विकास, सबका साथ पूंजीपतियों का विकास। तो अब तक सन 2014 से लेकर और 2025 तक बीजेपी सरकार ने लगभग रिकॉर्ड के अनुसार 23 कंपनियों को बेच दिया। रिकॉर्ड के अनुसार, जो बिना रिकॉर्ड में भी जो नहीं आया है वो ज्यादा हो सकता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो लगभग देश में लगभग 100 सरकारी कंपनियों को अब तक बेच दिया गया। 100 सरकारी कंपनियां हैं। तो सवाल उठता है कि आपका जो घर है, आपने सरकार जो आपकी नौकर है, आपने अपने घर की रक्षा के लिए, मतलब अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए सरकार बनाई। आपने बीजेपी को चुना, आपने कांग्रेस को चुना और उस नौकर ने आपके घर की बोली लगा दी। आपके घर के अंदर जो सामान था वो आपसे बिना पूछे बेच दिया। आपको लग रहा होगा यार कांग्रेस और बीजेपी ने तो किया ऐसा, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया होगा। आम आदमी मतलब आम आदमी लोगों की, ईमानदार लोगों की पार्टी। तो मैं दिल्ली का उदाहरण बताना चाहूँगा। जब तक केजरीवाल सरकार सत्ता में थी, एमसीडी के अंदर लगभग 1500 जो कूड़े के खट्टे हैं उनको अमूल कंपनियों को बेच दिया। अमूल कंपनी के दूध बने पड़े, प्राइवेट कंपनी को बेच दिया। वो भी बनिया है तो बनियों के हित की बात करेगा और बात नहीं करेगा, हित के काम करेगा और आपके हित की बात करेगा। मतलब बीजेपी ने आपके राष्ट्र की संपत्ति को बेच दिया, कांग्रेस ने आपके राष्ट्र की संपत्ति को बेच दिया, आम आदमी पार्टी ने आपकी राष्ट्र संपत्ति को बेच दिया। तो जो आपके घर की संपत्ति को बेचेगा, आप क्या करेंगे उसके साथ? क्या आप उसको सत्ता देंगे दोबारा हाथ में? क्या आप बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के लोगों को सत्ता देंगे? आपको ये लग रहा होगा कि हम पार्टी बदलने से शायद, अब कांग्रेस ने नहीं किया, बीजेपी ने नहीं किया, आम आदमी पार्टी ने नहीं किया तो फिर हम दूसरी पार्टी को देंगे। ब्राह्मण आपके सामने तीसरी पार्टी, चौथी पार्टी, सातवीं पार्टी बना देगा। आपको विश्वास में ले लेगा कि भी इन्होंने, कांग्रेस ने बेच दिया, बीजेपी ने बेच दिया, आम आदमी पार्टी ने बेच दिया, अब हम आपको बचाएंगे। सवाल यहां पर राजनीतिक दलों का नहीं है। मैं खापड़े साहब को यह कोट करना चाहूंगा कि शासक बदलने से, सत्ता बदलने से काम नहीं होगा। शासक को आपको बदलना होगा। राजनीति, भारतीय राजनीति में, मतलब मैं इस बात को सबसे बड़ा चेंज के रूप में देखता हूं। इस बात को पॉलिटिकल साइंस में मैंने बहुत सारे राइटरों को पढ़ा है, लेकिन मैं इस थॉट को एक सबसे बड़े थॉट के रूप में देखता हूं कि भारत में सत्ता नहीं, आपको शासक को बदलना है। राजनीतिक दल नहीं, बल्कि ये जो मूल निवासी जब तक इस सत्ता में नहीं बैठेंगे, प्रशासन में नहीं आएंगे, तब तक ये चेंज होने वाला नहीं है। राजनीतिक दल बदलने से नहीं होगा। जब तक आपके राजनीतिक दल, आपकी विचारधारा से पोषित राजनीतिक दल जो है शासन सत्ता में नहीं आएंगे, तब तक ये होने वाला नहीं है। अब ये खेल जो है, कैसे ये राजनीतिक दल प्राइवेट सेक्टर को, सरकारी सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सौंपते हैं, इसके 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता क्या है? पहला है
अर्ध विनिवेश, अल्प विनिवेश मतलब सरकार का 51% से ज़्यादा शेयर होता है और प्राइवेट कंपनी का उससे कम शेयर होता है। मतलब इस तरह से सरकारी कंपनियों को चलाया जा रहा है। मतलब 60% सरकार की हिस्सेदारी है, 40% प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी, ऐसे प्राइवेट कर दिया। दूसरा है सरकार का 30% हिस्सेदारी है और प्राइवेट कंपनियों का 60% हिस्सेदारी है। दूसरे तरीके से ऐसे कंपनियों को बेचा गया सरकारी को। और तीसरा तरीका है पूर्ण निजीकरण, मतलब 100% हिस्सेदारी प्राइवेट सेक्टर की है। अब वो जो कंपनी है पूरी तरीके से जो है, मतलब जनता विरोध ना करे कि कंपनियों को क्यों बेच रहे हो, एमटीएनएल को क्यों बेच रहे हो, बीएसएनएल को क्यों बेच रहे हो या दूसरे सेक्टर को क्यों बेच रहे हो। उन्होंने तरीका निकाला कि पहले कम हिस्सेदारी करेंगे, फिर कम से ज़्यादा हिस्सेदारी उनकी करेंगे और फिर पूरी तरीके से उस कंपनी को बेच देंगे। तो उनकी जो बदमाशी है वो बदमाशी कैसे करते हैं ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। साथियों, सवाल उठता है कि क्या पूंजीवाद अगर सरकार ने लागू कर दिया है पूरी तरीके से, तो क्या संविधान में इसका कहीं जिक्र है पूंजीवाद शब्द का? तो पूंजीवाद शब्द का सरकार संविधान के अंदर कहीं भी कोई जिक्र नहीं किया। मेरी अभी तक जितना मैंने पढ़ा है संविधान को, वहाँ हमारे जो प्रस्तावना है उद्देशिका है, उस उद्देशिका में समाजवाद शब्द है लेकिन पूंजीवाद शब्द नहीं है। मतलब सरकार, वर्तमान सरकारें जो है वो संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने पूरी तरीके से निजीकरण को लागू कर दिया। पूरी तरीके से उन्होंने निजीकरण को लागू कर दिया है। पूंजीवाद पर, प्राइवेट सेक्टर पर कोई बात करने को तैयार नहीं है। आपके दिमाग में धर्म को स्थापित कर दिया। आप पूंजीवाद पे बात नहीं करेंगे, आप धर्म पर बात करेंगे। और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये बाबा साहब ने संविधान सभा में इस बात को उजागर किया, क्योंकि वो इनकी चाल को अच्छी तरह समझते थे। संविधान सभा में अपने अंतिम भाषण में बाबा साहब अम्बेडकर ने ये बात स्पष्ट करी कि जब किसी देश की आवाम के दिमाग के अंदर राष्ट्र से बढ़कर धर्म हो जाएगा, जब किसी देश के नागरिकों के दिमाग में धर्म राष्ट्र से बढ़कर हो जाएगा, उस दिन इस देश की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। साथियों, आज हम ये देखते हैं कि बाबा साहब ने वो जो चुनौती उस दिन संविधान सभा के अंतिम भाषण में दी थी, आज हमें दिखाई देता है कि हमारा जो एनिमी है, हमारे एनिमी ने, जिसको हम पहचान नहीं पा रहे कि हमारा एनिमी कौन है, उसने हमारे लोगों के दिमाग में धर्म को राज से ऊपर स्थापित कर दिया है और हमारा आदमी धर्म को राष्ट्र से बढ़कर मानता है। इसलिए आज हमारी जो स्वतंत्रता है, हमारा जो संविधान है, जो हमारे पूर्वजों ने अपने खून को बहाकर, अपना बलिदान देकर हमें दी थी, आज वो खतरे में पड़ गई। स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई है। आपको लग रहा होगा कि ये कोई अनोखी बात हो रही है यहाँ पर, कि हमारी स्वतंत्रता तो जिंदा है, हम तो रोजाना सुबह ऑफिस जाते हैं, बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता कौन सी खतरे में पड़ गई? ये आपको चुनौती आपको समझनी होगी कि सही में ऐसा है या नहीं है। हमारे देश के जो युवा पीढ़ी है उसके हाथ में धर्म का झंडा पकड़ा दिया है और शिक्षा का झंडा उससे छीन लिया है। राष्ट्र का असली राष्ट्रवाद जो है, असली राष्ट्रवाद की जो समझ हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, वो हमारे अंदर नहीं है। हम धर्म के अंदर राष्ट्रवाद ढूंढ रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसे मंचों के माध्यम से अपनी आवाम को, अपनी युवा पीढ़ी को ये बताएं कि संविधान को मानना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। संविधान को मानना, उसके विचारधारा को मानना
ये सच्चा राष्ट्रवाद है। धर्म को मानना, आडंबर को मानना, किसी विशेष धर्म को मानना, ये सच्चा राष्ट्रवाद नहीं है, ये राष्ट्रद्रोह है। ये वर्तमान पार्टियां, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी, ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है और ये राष्ट्रद्रोही पार्टियां, क्योंकि ये राष्ट्र को तोड़ने का काम करती है और ये राष्ट्र को तोड़ रही है। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा ये कर्तव्य है कि हम इस देश के अंदर ऐसे राजनीतिक दल की स्थापना करें जिसके अंदर संविधान की विचारधारा हो, जिसके अंदर इस देश के मूल निवासियों के हाथ में उस राजनीतिक दल की कमान हो, उसके नेता इस देश के मूल निवासी हो। जिस दिन ये राजनीतिक दल हमने पूरी तरीके से मजबूत बना दिया, उस दिन हमारे हाथ में शासन और सत्ता हो। साथियों, इस देश के अंदर इस शून्य को खत्म करने के लिए आज वर्तमान में ब्राह्मणों की कई राष्ट्रव्यापी दल है, कई राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है राष्ट्रीय लेवल के, लेकिन मूल निवासियों का एक भी राष्ट्र नेशनल लेवल की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। इस शून्य को खत्म करने के लिए हमने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण किया कि हम इस देश के अंदर जो ये शून्य है राजनीति का, इसको भरेंगे और शासन और सत्ता मूल निवासियों के हाथ में सौंप कर रहे हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत।